हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहा हूं और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत मैं यूनिट 5th पढ़ा रहा हूं। यूनिट 5th के अंतर्गत मैं आप लोगों को लास्की पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लास्की के राज्य एवं संप्रभुता संबंधी सिद्धांत और लास्की के अधिकारों संबंधी सिद्धांत से अवगत कराया था। आज मैं आप लोगों को लास्की के स्वतंत्रता एवं समानता तथा संपत्ति संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा। तो आइए देखते हैं लास्की ने स्वतंत्रता के संबंध में कौन से विचार दिए हैं। लास्की के स्वतंत्रता की धारणा में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। जैसा कि लास्की के विचारों में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, तो जितनी भी धारणाएं होती हैं वो उस धारणाएं में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि लास्की ने विभिन्न पुस्तकें लिखी और विभिन्न पुस्तकों में उसने विभिन्न विचारों का संपादन किया है। तो लास्की की धारणा में लास्की के स्वतंत्रता की धारणा में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि कुछ विचारक हैं, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव बताते हैं। स्वतंत्रता क्या है? बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का अर्थ वह बंधनों के अभाव से लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, तो वह क्या है? स्वतंत्र है। यानी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो लास्की इसको अस्वीकार करता है। लास्की कहता है कि नहीं, स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं है। उसने अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट में अपनी पुस्तक अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट उसने अपनी पुस्तक अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट में स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है इस धारणा को स्वीकार किया है। इस धारणा को उसने अस्वीकार किया है कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। वहीं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में उसकी जो दूसरी पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, वहीं उसने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में यह प्रतिपादित किया है कि स्वतंत्रता का सार बंधनों के अभाव में निहित है। और वहीं 1920 में पब्लिश होती है उसकी पुस्तक लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, यह 1920 में पब्लिश होती है। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, इस पुस्तक में उसने प्रतिपादित किया है कि स्वतंत्रता उन सामाजिक अवस्थाओं की सत्ता पर बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता उन सामाजिक अवस्थाओं की सत्ता पर बंधनों का अभाव है जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख की आवश्यक परिस्थितियों को निर्मित करते हैं। तो लास्की राज्य की शक्ति को वैयक्तिक स्वतंत्रता का विरोधी माना है। राज्य की शक्ति को, राज्य के पास जो शक्ति होती है उसको वह व्यक्ति के स्वतंत्रता का विरोधी माना है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का वह विरोधी माना है। वह कहता है कि राज्य की जो शक्ति है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी है, क्योंकि राज्य के द्वारा राज्य जो कानून निर्मित करती है या राज्य जो आदेश देती है उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। तो वह कहता है कि यदि नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी है तो यह आवश्यक है कि राज्य व्यक्ति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निश्चित करे, अपने भागों को निश्चित करे, अपने शक्ति को निश्चित करे कि वो उसके व्यक्ति के प्रति क्या क्या शक्ति होनी चाहिए। परंतु बाद में लास्की के चिंतन पर मार्क्सवादी प्रभाव के कारण स्वतंत्रता की धारणा में परिवर्तन होता है। मार्क्सवादी प्रभाव हो जाता है और उसके स्वतंत्रता की धारणा में परिवर्तन हो जाता है। वह स्वतंत्रता को नकारात्मक से सकारात्मक बना देता है। जैसे कि पहले वह नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता था, लेकिन अब वह सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करने लगता है। लास्की कहता है कि स्वतंत्रता केवल उन परिस्थितियों के अंतर्गत ही संभव हो सकती है जो समाज के सर्वोच्च उद्देश्य को निर्धारित करती हो। जो समाज के सर्वोच्च उद्देश्य को निर्धारित करती हो, तो स्वतंत्रता उन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत संभव हो सकती है।
वह कहता है कि समाज के कुछ सामान्य हित होते हैं जिनकी अवहेलना किसी भी व्यक्तियों के द्वारा नहीं की जा सकती है। जो सामाजिक हित होता है उस सामाजिक हित की अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि सामाजिक हित ही सर्वोच्च होता है। यहाँ अब लास्की के चिंतन में वैयक्तिक हित की तुलना में सामाजिक हित महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि वह अब व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व देने लगता है। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता है, वह समाज की स्वतंत्रता को महत्व देता है, यह इसको महत्वपूर्ण मानने लगता है। वह कहता है कि सामाजिक हित के लिए वैयक्तिक हितों का बलिदान करना स्वतंत्रता का निषेध नहीं है। सामाजिक हित के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता का बलिदान करना स्वतंत्रता का निषेध नहीं है, यानी कि वह कहता है कि सामाजिक हित के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता का बलिदान कर देना चाहिए, सामाजिक हित के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता का बलिदान कर देना चाहिए। तो लास्की स्वतंत्रता की समाजवादी परिभाषा देते हुए वैयक्तिक और सामाजिक स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य स्थापित किया है, समन्वय स्थापित किया है, और लास्की ने स्वतंत्रता को 3 भागों में बांटा है। पहला है वैयक्तिक स्वतंत्रता। वैयक्तिक स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए वह कहता है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जो पूर्णतः व्यक्ति से संबंधित है, और ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सकता है, यानी कि निजी स्वतंत्रता, जिसको हम कह सकते हैं निजी स्वतंत्रता। निजी स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जिसका उपभोग करके व्यक्ति अपने गुणों का सर्वोत्तम विकास कर सकता है, अपने चरित्र का विकास कर सकता है। यह जो वैयक्तिक स्वतंत्रता होती है, यह व्यक्ति को निजी मामले में कार्य करने का अधिकार देता है, कार्य करने करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस स्वतंत्रता से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है या अन्य व्यक्तियों के हित प्रभावित नहीं होते हैं। जो निजी स्वतंत्रता होती है वह हमारे स्व से संबंधित होती है, जैसे कि खाना पीना, सोना, टहलना, या फिर शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता। यानी कि वह कहता है कि राज्य को व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निजी मामलों में उसको अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। अब उसको स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपना जीवन अपने तरीके से जिए, तो राज्य को चाहिए कि वह व्यक्ति के निजी मामले में हस्तक्षेप न करे, वरन राज्य व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे कि वह स्वस्थ विकास कर सके। यानी कि स्वस्थ विकास के लिए व्यक्ति को उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। यह राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि राज्य व्यक्ति के विकास के लिए उचित परिस्थितियां प्रदान करे। दूसरी स्वतंत्रता है राजनीतिक स्वतंत्रता। लास्की व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार देता है। राजनीतिक अधिकार के साथ साथ वह राजनीतिक स्वतंत्रता भी देता है। लास्की के राजनीतिक स्वतंत्रता पर उदारवादी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह जो राजनीतिक स्वतंत्रता है व्यक्ति के राजकीय कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता है, जैसे कि मताधिकार का प्रयोग, यानी कि मत देने की स्वतंत्रता। हमको मत देने की आज़ादी मिलनी चाहिए, मत देने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमें हमारे मताधिकार के ऊपर किसी भी व्यक्ति या संस्था का दबाव नहीं होना चाहिए। हम अपने विवेक से जिसे चाहे उस व्यक्ति को या उस दल को वोट दे सकते हैं, हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो वह कहता है कि मताधिकार की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, मत के प्रयोग की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। इसी तरह से चुनाव में निर्वाचित होने का अधिकार भी सबको प्राप्त होना चाहिए। चुनाव में निर्वाचित होने की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जिसकी जैसी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर वह पद पा सकता है। यानी कि सार्वजनिक पद पाने की स्वतंत्रता भी सभी व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। शासकीय नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। यानी कि शासकीय नीतियों की आलोचना भी सभी व्यक्तियों को करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमें किसी व्यक्ति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है, वह शासकीय नीतियों की आलोचना कर सकें। तो लास्की कहता है कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करके व्यक्ति एक नागरिक के रूप में राज्य के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। व्यक्ति एक नागरिक बन जाता है और नागरिक बनकर सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, राज्य के प्रति सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता।
आर्थिक स्वतंत्रता। इस आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वह कहता है कि व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दे दी जाए। वह कहता है, लास्की कहता है कि व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दे दी जाए, लेकिन उसको आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान न की जाए तो उसकी सारी स्वतंत्रताएं क्या है, व्यर्थ हैं। वह कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता नागरिकों को योग्यता अनुसार कार्य प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि कार्य करने की सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि वह कार्य कर सकें, यानी कि कार्य प्राप्त करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। अवकाश का उपभोग करने की स्वतंत्रता होना चाहिए कि सभी लोग अपने कार्यकाल के दौरान या कार्य के दौरान अवकाश प्राप्त कर सकें। जैसा कि लास्की कहता है कि कार्य और अवकाश का जो अधिकार होता है यह व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होता है। इसके अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। यदि वह महीनों के 30 दिन काम करता रहे तो फिर अपने निजी कार्यों को वह कब कर पाएगा, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएगा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्यकाल के दौरान कार्य और अवकाश का अधिकार मिलना चाहिए या कार्य और अधिकार की स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। और संकट के समय वह कहता है कि संकट के समय राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त करना, आर्थिक सहायता प्राप्त करने की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए। यानी कि संकट के समय राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। तो आर्थिक स्वतंत्रता में लास्की उद्योग, सुरक्षा, वेतन प्राप्त करने आदि स्वतंत्रताओं का समर्थन करता है। वह कहता है कि सभी लोगों को उद्योग लगाने का अधिकार होना चाहिए, उद्योग लगाने का अधिकार या उद्योग लगाने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। सभी लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। सभी लोगों को जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए आदि, जिससे उनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उनके आर्थिक गतिविधि संचालित होती है, उन सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उसकी दृष्टि में, लास्की के दृष्टि में आर्थिक स्वतंत्रता का बहुत ही विशेष महत्व है। लास्की आर्थिक स्वतंत्रता को बहुत ही विशेष मानता है। वह कहता है कि राजनीतिक समानता तब तक व्यवहारिक नहीं हो सकती। लास्की कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक व्यवहारिक नहीं हो सकती जब तक कि नागरिकों को वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त न हो। लास्की कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय जीवन का प्राण है। तो लास्की व्यक्तियों को स्वतंत्रता देने के साथ साथ उसकी रक्षा के लिए कुछ उपाय भी बताता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाए। तो वह कहता है कि पहला कि समाज में कोई भी सुविधा प्राप्त वर्ग न हो, यानी कि समाज में ऐसा कोई वर्ग न हो जिसके पास विशेषाधिकार हो, जिसको राज्य के द्वारा विशेष सुविधाएं मिलती हैं। समाज में सभी लोग समान हों, तभी स्वतंत्रता का उपभोग सभी लोग समानतापूर्वक कर सकते हैं। फिर लास्की कहता है कि दूसरी शर्त है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हों, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो सभी व्यक्तियों को, क्योंकि जब सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त रहेगा तो सभी व्यक्ति समान स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। यानी कि लास्की कहता है कि कुछ व्यक्तियों के अधिकार दूसरे व्यक्ति की इच्छा के ऊपर आश्रित न हो, यानी कि कुछ व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग करने के लिए दूसरे का मुंह न ताकते हों। सबको समान अधिकार प्राप्त हों, तभी सभी लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। फिर वह कहता है कि राजनीति में कोई किसी एक वर्ग का विशेषाधिकार न हो। राजनीति में एक वर्ग का विशेषाधिकार न हो, अर्थात सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में निहित न हो, या सत्ता आनुवंशिक न हो। तो सत्ता हमेशा चेंज होता रहे और सत्ता जो है सत्ता लोकतंत्र में निहित हो, और उस सत्ता में या राजनीतिक शक्ति में सबकी समान सहभागिता हो, सभी पूरे जनता की समान सहभागिता हो। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं।
और इसके अलावा वह कहता है कि राज्य के द्वारा चाहिए कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किए जाएं, समान व्यवहार किए जाएं। जब तक सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता है। फिर वह कहता है पांचवा, वह कहता है कि सभी के लिए शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो ताकि असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर नागरिकों को इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य न होना पड़े। यानी कि सबको सुरक्षा की आवश्यकता हो, यानी कि सबको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, सभी लोगों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की सुरक्षा दी जाए, आर्थिक सुरक्षा दी जाए ताकि व्यक्ति असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर अपने इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य न हो या बाध्य न होना पड़े। आइए अब देखते हैं लास्की के समानता पर विचार। लास्की ने समानता पर क्या विचार दिया है। लास्की स्वतंत्रता का विश्लेषण करने के पश्चात समानता की व्याख्या करता है। वह कहता है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों आवश्यक हैं। केवल स्वतंत्रता दे दिया जाए और समानता न दे दिया जाए तो यह फिर व्यर्थ है, स्वतंत्रता व्यर्थ है। इसलिए व्यक्तियों को अपना विकास करने के लिए स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी आवश्यक होता है। वह स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक सिद्ध करता है। वह कहता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि स्वतंत्रता के अभाव में समानता व्यर्थ है और समानता के अभाव में स्वतंत्रता व्यर्थ है। उसके अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता एकांगी है, अपूर्ण है। स्वतंत्रता के बिना समानता क्या है? एकांगी है, अपूर्ण है। समानता से लास्की का तात्पर्य है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, यानी कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सभी नागरिकों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो, सभी नागरिकों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, सभी नागरिकों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। राज्य में व्याप्त सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का अंत कर सामाजिक समरसता की स्थापना, यानी कि विशेषाधिकारों की स्थापना। समानता कब संभव हो सकती है? जब राज्य में विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को समाप्त कर दिया जाए, विशेषाधिकार का अंत कर दिया जाए, विशेषाधिकार का अंत कर दिया जाए, तभी समानता प्राप्त हो सकती है। लास्की समानता का अर्थ बताते हुए कहता है कि राज्य में सभी प्रकार की विशेषाधिकारों का अंत करके, लास्की समानता का अर्थ बताते हुए कहता है कि राज्य में सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का अंत करके लोगों को बिना भेदभाव के अपनी प्रतिभा और क्षमता को विकसित करने के समान अवसर उपलब्ध हों, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध हो, समान अवसर उपलब्ध हो ताकि सभी व्यक्ति अपना विकास कर सकें अपने प्रतिभा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार। अवसर की समानता ही, यानी लास्की अवसर की समानता ही लास्की की समानता की सच्ची परिभाषा है, जो इस तरह की विषमता से शून्य समाजवादी राज्य में ही संभव है, शून्य समाजवादी राज्य में ही संभव है। शून्य समाजवादी राज्य का मतलब कि जो समाजवादी राज्य होता है उसमें सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, सभी लोग समान होते हैं, किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं होता है, किसी प्रकार का अमीर और गरीब मतलब बिल्कुल वर्ग विहीन समाज होता है। समाजवादी राज्य जो होता है वर्ग विहीन समाज होता है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, सभी लोग समान होते हैं। तो अवसर की समानता सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी सुनिश्चित किया जाए। अवसर की समानता कब प्राप्त होगी? जब सभी व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी सभी व्यक्तियों को हो, यानी कि जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, यह सभी लोगों को सर्वसुलभ हों, सभी लोगों को सर्वसुलभ हों। यदि न्यूनतम जीवन स्तर, लास्की अब यहां कहता है कि यदि न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध करने के लिए कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित किए जाने की आवश्यकता है तो निसंदेह ऐसा भी किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दिया जाए
और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी के लिए यदि कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करने की आवश्यकता है तो उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाना चाहिए। वो कहता है कि धन संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण के लिए आर्थिक सामाजिक नियोजन के माध्यम से यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आर्थिक और सामाजिक नियोजन से, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन से हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक नियोजन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन से ही हम न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से लास्की सामाजिक और वैयक्तिक हित में स्वतंत्रता का नियंत्रण कर समाज में समानता की स्थापना करता है। यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता में वह समन्वय स्थापित करता है और वैयक्तिक हितों की वैयक्तिक स्वतंत्रता के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है और नियंत्रण स्थापित करके वह समाज में समानता की स्थापना करता है ताकि स्वतंत्रता विहीन व्यक्ति भी स्वतंत्रता का रसास्वादन ले सकें। स्वतंत्रता विहीन व्यक्ति भी स्वतंत्रता का रसास्वादन ले सकें और उससे अपने जीवन को सुखी बना सकें, संपन्न बना सकें और एक सर्वांगीण समृद्ध समाज की रचना में अपना योगदान दे सकें। तो लास्की द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता और समानता में कोई अंतर्विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं तथा समाज और व्यक्ति दोनों को पूर्णता प्रदान करते हैं। इस तरह से लास्की ने स्वतंत्रता और समानता की जो परिभाषा दिया है या स्वतंत्रता और समानता का जो विचार दिया है, यह एक समाजवादी व्यवस्था में ही संभव हो सकता है, पूंजीवादी राज में यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए लास्की समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें सभी लोग स्वतंत्र हो सके, सभी लोग समान हो सके, सबको अपने विकास का अवसर मिल सके, सभी लोग राज्य के द्वारा दी गई मूलभूत सुविधाओं का उपभोग कर सकें, किसी प्रकार का वर्ग विभेद न हो, समाज में किसी प्रकार का विशेषाधिकार न हो, राज्य की सत्ता पर केवल एक वर्ग का या एक ही दल का नियंत्रण न हो, तभी नागरिकों के द्वारा सच्ची समानता और सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं लास्की के संपत्ति संबंधी विचार। उसने संपत्ति पर क्या विचार दिया है? संपत्ति पर विचार। लास्की ने संपत्ति संबंधी विचारों का विश्लेषण अपनी पुस्तक एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स में किया है। एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। संपत्ति का विचार देने के पूर्व लास्की सबसे पहले वर्तमान समाज का विश्लेषण करता है जिसमें कि संपत्ति संबंधी विषमताएं व्याप्त होती हैं। यानी कि वह पहले क्या करता है? वर्तमान समाज का विश्लेषण करता है, वर्तमान समाज का विश्लेषण करता है जिसमें संपत्ति संबंधी विषमताएं व्याप्त होती हैं। संपत्ति की विषमताएं व्याप्त होती हैं। एक वर्ग बहुत अमीर होता है और एक वर्ग बहुत गरीब होता है। यानी कि जो राज्य होता है वह पूंजीवादी राज्य होता है, राज्य पूंजीवादी राज्य होता है, राज्य जो होता है वह पूंजीवादी राज्य होता है जिसमें संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में होता है और कुछ लोग बिल्कुल गरीब होते हैं या उनके पास संपत्ति नहीं रहती हैं। तो समाज में आर्थिक विषमताएं व्याप्त रहती हैं। तो वह कहता है, लास्की कहता है कि संपत्तिशाली वर्ग जो होता है वह दूसरों के श्रम पर जीवित रहता है। संपत्तिशाली वर्ग वह दूसरों के श्रम पर जीवित रहता है, वह कार्य नहीं करता है लेकिन दूसरों से कार्य कराकर उनसे लाभ कमाता है, लाभ लेता है और दूसरों के श्रमों का शोषण करके संपत्ति अर्जित करते रहते हैं। और इसी तरह से कुछ लोगों को उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति प्राप्त होती है, जिनको उत्तराधिकार में संपत्ति मिलता है, जिनको उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति मिलता है वह कोई भी कार्य नहीं करते हैं लेकिन उनकी संपत्ति उत्तराधिकार के द्वारा उनको मिल जाती है और यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।
तो जो उत्तराधिकार के द्वारा संपत्ति मिली होती है यह शोषण के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति होती है, यह शोषण के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति होती है। तो लास्की कहता है कि ये संपत्तिशाली वर्ग जो होते हैं यह क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, परजीवी जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, दूसरों के श्रम से लाभ कमाता है, दूसरों के श्रम के आधार पर वह अपनी जीविका का निर्वहन करता है। लास्की कहता है कि वे लोग जिनकी संपत्ति दूसरे मनुष्यों के प्रयत्नों का परिणाम है वह समाज में जोंक की तरह से हैं। जोंक, जैसे कि जोंक होता है वह दूसरे के बदन से, दूसरे के शरीर से चिपक जाता है और खून चूसता रहता है, यानी कि दूसरे का खून पीकर जीवित रहता है। इसी तरह से जो संपत्तिशाली वर्ग होता है यह क्या है, यह समाज के जोंक है जो कि एक बहुत बड़े वर्ग को शोषण का शिकार बना लिया है, बहुत बड़े वर्ग को, बहुसंख्यक भाग को शोषण का शिकार बना लिया है और उनके श्रम के द्वारा वह अपना लाभ कमाते रहते हैं। वह करते कुछ नहीं है लेकिन लाभ उनको बहुत सारा मिलता रहता है। तो लास्की कहता है कि ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति जो गलत तरीके से अर्जित की जाती है, वह कहता है कि ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति जो गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति होती है, गलत तरीके से अर्जित की जाती है, गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। राज्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। जो गलत तरीके से संपत्ति कमाते हैं, जो गलत तरीके से संपत्ति कमाते हैं, राज्य को उसको अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, उस वर्तमान कानून के द्वारा जो लोग संपत्ति गलत तरीके से अर्जित करते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार को इसकी भनक लगती है वैसे ही उनके घरों पर छापे पड़ने लगते हैं, उनके संपत्ति पर छापे पड़ने लगते हैं और अंततः उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। क्यों जब्त कर ली जाती है? क्योंकि वह गलत तरीके से संपत्ति कमाए होते हैं। इसी तरह से लास्की कहता है कि परंतु जब संपत्ति अपने परिश्रम के द्वारा अर्जित की गई हो, संपत्ति अपने परिश्रम के द्वारा अर्जित की गई हो, तो जो परिश्रम के द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है तो राज्य को उन संपत्ति का संरक्षण करना चाहिए। परिश्रम के द्वारा जो अर्जित की जाती है संपत्ति, राज्य को चाहिए कि उनकी संपत्ति का संरक्षण करे, उनकी संपत्ति की सुरक्षा करे। जैसे कि एक डॉक्टर अपने श्रम के द्वारा संपत्ति अर्जन करता है, एक इंजीनियर, एक न्यायाधीश, एक शिक्षक, एक आविष्कारक, इसी तरह से अन्य लोग संपत्ति की कर्तव्यों के जो संपत्ति अर्जित करते हैं वह अपने कर्तव्यों के पालन के द्वारा अर्जित करते हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं और अपने कार्य करने के पश्चात ही संपत्ति प्राप्त करते हैं। अतः इस संपत्ति का न्यायपूर्ण अस्तित्व है और राज्य द्वारा इस प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक शिक्षक संपत्ति अगर बनाता है तो राज्य को उसकी संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह संपत्ति अपनी मेहनत से बनाता है, अपने श्रम के द्वारा वह बनाता है। तो लास्की व्यक्तिगत संपत्ति को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक मानता है। व्यक्तिगत संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति लास्की कहता है कि सभी लोगों के पास व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए, व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए। इस संपत्ति के द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, अपना नैतिक विकास करता है, आध्यात्मिक, चारित्रिक, सर्वांगीण विकास करता है। व्यक्ति इस व्यक्तिगत संपत्ति के द्वारा सर्वांगीण विकास करता है। संपत्ति उन गुणों का जन्मदाता है जो समाज के लिए आवश्यक हैं। लास्की कहता है कि संपत्ति गुणों का जन्मदाता है, गुणों का जन्मदाता है, और जब संपत्ति गुणों का जन्मदाता होता है, संपत्ति गुणों का जन्मदाता होता है तो यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है और समाज के लिए भी आवश्यक होता है। वह कहता है कि संपत्ति पारिवारिक प्रेम, अब संपत्ति क्या क्या उत्पन्न करता है? पारिवारिक प्रेम, दया, उदारता, आविष्कार, वृत्ति, शांति आदि गुणों को बढ़ावा देती है। यदि आपके पास संपत्ति है तो आपके अंदर दया की भावना भी होती है, परोपकार की भावना भी होती है, प्रेम की भावना भी होती है, आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, आप संपत्ति के द्वारा नए नए अनुसंधान भी कर सकते हैं। तो संपत्ति इन सभी गुणों को बढ़ावा देती है, इन सभी भावनाओं को बढ़ावा देती है।
वहीं दूसरी ओर वह पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित संपत्ति की आलोचना करता है और आलोचना करते हुए कहता है कि या तो पूंजीवादी राज के अंतर्गत जो संपत्ति होती है वह राज के अधीन हो जानी चाहिए या संपत्ति राज पर हावी हो जाएगा। वह कहता है कि जो पूंजीवादी समाज में संपत्ति राज के अधीन हो जानी चाहिए, नहीं तो संपत्ति राज पर हावी हो जाएगा। लास्की संपत्ति के संबंध में आनुवंशिकता को भी समाप्त करने के पक्ष में होता है। वह कहता है कि आनुवंशिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, आनुवंशिक संपत्ति। वह कहता है कि आनुवंशिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका विचार है कि समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी न किसी प्रकार का समाज उपयोगी कार्य करना आवश्यक होता है। वह कहता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का कार्य करें और समाज उपयोगी कार्य करें, ऐसा कार्य करें जिससे कि समाज को लाभ पहुँचे, राष्ट्र को लाभ पहुँचे। एक न्यायपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर वह सार्वजनिक स्वामित्व करने के पक्ष में होता है। एक न्यायपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर उन पर सामूहिक नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति की व्यवस्था होती है या समाजवादी राज में जो संपत्ति की व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत जो उत्पादन के साधन होते हैं या वितरण के साधन होते हैं उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। यानी कि व्यक्तिगत नियंत्रण न हो, व्यक्तिगत स्वामित्व न हो, उसके स्थान पर सामूहिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। लास्की कहता है कि सामाजिक नियंत्रण की गुंजाइश उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित है। सामाजिक नियंत्रण की गुंजाइश उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित है, अर्थात उपयोग के क्षेत्र में व्यक्तियों को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि संपत्ति उपभोग के संबंध में व्यक्तियों को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। लास्की कहता है कि उत्पादन प्रक्रिया में सभी व्यक्ति भाग लें, उत्पादन प्रक्रिया में सभी लोग भाग लें, और जब इस तरह से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो संपत्ति अर्जित की जाएगी वह वैध संपत्ति होगी। और वह कहता है कि उत्पादन का समस्त कार्य सामाजिकरण के आधार पर होना चाहिए। यानी कि उत्पादन का पूरा कार्य जो होता है वो सामाजिकरण के आधार पर होना चाहिए। उत्पादन में समाज के सभी वर्ग का हिस्सा होना चाहिए। लास्की कहता है कि सामाजिकरण से मेरा तात्पर्य राष्ट्रीयकरण नहीं है। लास्की क्या कहता है कि सामाजिकरण से मेरा तात्पर्य राष्ट्रीयकरण नहीं है, यद्यपि वास्तव में यह भी उसका एक रूप है। यद्यपि वास्तव में यह भी उसका एक रूप है। लास्की का सामाजिकरण से तात्पर्य है कि उद्योगों से अर्जित किया गया धन समाज को लाभ पहुंचाएगा, न कि किसी व्यवसायी को। वह कहता है कि जो उद्योग होंगे, मिल कल कारखाने होंगे, फैक्ट्रियां होंगी, उससे जो धन उत्पन्न होगा वह समाज को लाभ पहुंचाएगा, किसी व्यवसायी को लाभ नहीं पहुंचाएगा, किसी उद्योगपति को लाभ नहीं पहुंचाएगा। लास्की कहता है कि व्यापार या उद्योगों को एक ऐसे पेशे के रूप में दिया जाना चाहिए, अर्थात ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिकाधिक योग्यताधारी लोग इस पेशे में प्रवेश कर सकें। यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में जब अधिक से अधिक योग्य लोग होंगे, सक्षम लोग होंगे, तो इससे यह लाभ होगा कि व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में अवसर की असमानता को समाप्त किया जाएगा। यानी कि जो अवसर की असमानता व्याप्त होती है उस असमानता को समाप्त कर दिया जाएगा। सभी उद्योग धंधों में, सभी व्यवसायों में योग्यताधारी लोग रहेंगे और सबको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिल सकेगा, योग्यता के अनुसार पद मिल सकेगा। तो इस तरह से लास्की अधिक से अधिक संपत्ति की समानता स्थापित करने के पक्ष में होता है। लास्की अधिक से अधिक संपत्ति की समानता स्थापित करना चाहता है। वह चाहता था कि समाज में सबके पास आवश्यकता अनुसार संपत्ति हो, लेकिन फिर भी वह कहता है कि समानता की स्थापना संवैधानिक साधनों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। वह कहता है कि समानता की स्थापना संवैधानिक साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए, जबरदस्ती राज्य के द्वारा, बलपूर्वक दमन के द्वारा या शक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए लास्की कहता है कि संभावना इस बात की है कि धीमी गति से किया गया कार्य अधिक लाभदायक होगा। लास्की कहता है कि धीमी गति से किया गया कार्य अधिक लाभदायक होगा। इस दृष्टि से लास्की एक प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारक है। यानी कि वह प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारक है और प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारक होकर वह संपत्ति की समानता स्थापित करता है और स्वतंत्रता का विचार देता है, समानता का विचार देता है, सबको समान अवसर
उपलब्ध करने का विचार देता है, यानी कि समानता का अवसर प्रदान करता है, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी का सुझाव देता है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का सुझाव देता है। इन सब तरीकों के द्वारा, इन सब उपायों के द्वारा एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को लास्की के स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति संबंधी विचारों से अवगत कराया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।